नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हमारी आवाम जो है, हमारी जो भारतीय आवाम है, यानी कुछ यानी वो जगहों से इस भारतीय एकता को मुखर रूप से लोगों यदि कोई नेता वगैरह पहुंचता है तो उनके सामने भी अब कहना शुरू कर दिया है। नेताओं को भी एहसास दिलाना शुरू कर दिया है कि यदि तुम्हारी नेतागिरी कोई चलानी है तो भारतीय एकता के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है। जैसा कि कल के एपिसोड में बताया गया था कि हमारी भारतीय अवाम यानी कुछ गांव गिराज की उन नेताओं से कही है कि जो एकता की बात करेगा, जो भारतीय एकता की बात करेगा, वोट उसी को मिलेगा। तो अब वो कहने लगी है। अब इसी को पुरजोर रूप से एक दृढ़ और एक कंसोलिडेटेड भावना से इसको अपनाने की और जहाँ तक हो सके तो प्रचार प्रसार करने की। और प्रचार प्रसार करने में जो ये वीडियोज़ हैं ये भारतीय एकता के लिए ही हैं। और इतना आप लोग भी जान लें कि ये जो हमारा भारतीय समाज है वो ज़माने से जातिवाद का शिकार रहा है, संप्रदायवाद का शिकार रहा है और बीच बीच में यानी व्यक्तिगत स्वार्थ का शिकार रहा है। और फिर बाद में वो भाषावाद का भी शिकार रहा है। भाषा के आधार पर जब ये प्रांत बन गए तो प्रांतीय कट्टरता, भाषाई कट्टरता हमेशा से एक भारतीय एकता की शत्रु रही हैं। आज पहली बार मैं समझ सकता हूँ, मतलब कि कोई मेरा दावा नहीं है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि इस तरह की एकता जो इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है, यदि इस देश को कायम रहना है तो आज भारतीय एकता की बहुत ज़रूरत है। बस इसमें दुख इसी बात की है कि अभी ये जो राजनीतिक दल जो है समाज को तोड़ने वाली अपनी गतिविधि को रोकने को तैयार नहीं है। और यदि वो रोकने को तैयार नहीं है तो सिर्फ इसी बूते पर उनको ये भरोसा है कि अभी भी उनके जो जातीय जो हथकंडे हैं, सांप्रदायिक जो हथकंडे हैं, जो उनके समीकरण हैं, जो उनकी साजिशें हैं, उनके शिकार होने के लिए हमारे भारतीय भाई बहनों का कुछ तबका अभी भी तैयार है। तो उनके इस भ्रम को तोड़ने की जिम्मेदारी भी आप ही की है कि नहीं, हम अब इस तरह के जातीय हथकंडा, सांप्रदायिक हथकंडे के शिकार बनने वाले नहीं हैं।
और एक बात और, वो फैलाते होंगे कि ये सभी ओबीसी, और हालांकि उन्होंने ओबीसी नाम रखा है, सभी ओबीसी और हरिजन फलाने ढकाने मिल जाएंगे। सवाल इस बात का कि आप उनको ओबीसी कहते ही क्यों हैं, हरिजन कहते ही क्यों हैं, क्यों कहते हैं? मेरा सीधा सवाल है। ये ठाकुर ब्राह्मण और यादव कायस्थ और बनिया कहना बिल्कुल छोड़ दीजिए ना। जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तब तक जो है वो एकता आएगी नहीं। यदि वो मतलब कि यदि मान है भी, मान लीजिए, तो एक जो भावना होनी चाहिए, हम भारतीय हैं, हम ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, वो बात की चीज़ है, या है नहीं भी है, लेकिन हम भारतीय हैं। और जो हमारे दूसरे भारतीय भाई बहन हैं जिनको सम्मान नहीं मिला है, तो वो हरिजन और वो इत्यादि नहीं है, वो भी भारतीय है और वो हमारे भारतीय भाई बहन हैं। ये भावना जो है वो आने की ज़रूरत है। इसलिए इसके खिलाफ जो समाज विरोधी तत्व जो दुष्प्रचार करते होंगे कि साहब कैसे सब एक हो सकते हैं, और हमने तो वर्ण व्यवस्था बनाई थी। अरे तुम्हारी वर्ण व्यवस्था का ही तो दुष्परिणाम है जो कि ये देश भुगत रहा है। इसलिए ऐसे को बात करने वालों को तो बिल्कुल यानी मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। तो खैर, जितने भी तरीके से ये भारतीय एकता, देखिए अब चूंकि जब से भारत राष्ट्र बना है तब से इन बातों का महत्व बहुत ज़्यादा है, लेकिन भारत राष्ट्र बन गया, भारत का संविधान बन गया, इन दोनों बातों के होने के बावजूद भी ये वही शक्तियाँ जो संविधान लागू होने के पहले सक्रिय थी, जातिवादी शक्तियाँ, सांप्रदायिक शक्तियाँ, देश को तोड़ने वाली शक्तियाँ, और यही नहीं, वो शक्तियाँ हैं कि जो मुखौटा पहने थी कि हम आज़ादी की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। जब जरा ख्याल करिए, हालांकि ये विषय थोड़ा भटकने न पाए, बस बता कर कि हम जो मुख्य विषय पर हम आना चाहेंगे। 1857 की जो लड़ाई है, वो अपना जो पहला स्वतंत्रता का जो संग्राम है, उसके इतिहास को यदि मौका लगे तो कोई जरूर पढ़े। वो बरेली से खान बहादुर, यहाँ से ये फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, कानपुर से नाना साहब और उनके सहायक मौलवी अजीमुल्ला खान, और फिर उन्हीं के एक सहायक थे तात्या टोपे। लखनऊ से बेगम हजरत महल, जगदीशपुर बिहार से वो कुंवर सिंह, मंगल पांडे तो खैर थे ही, रानी लक्ष्मीबाई। इन लोगों ने अपना नेता बहादुर शाह जफर को बनाया, जिनकी सेहत खुद गवारा या गवाही नहीं कर रही थी, फिर भी अब अपनी सेहत, वो माने सेहत ठीक न होने के बावजूद भी क्रांतिकारियों का और इस तरह की क्रांति का नेतृत्व करने के लिए वो तैयार हो गए। ये इसलिए बताया जा रहा है कि जो आज भी जो सक्रियता जो है हिंदू मुस्लिम को बांटने की हमारे देश में, देखिए हिंदू मुस्लिम को बड़े सफाई से बांटते हैं, बड़े सफाई से। उनकी इस नीयत को समझने की जरूरत है। 1857 की जब लड़ाई की बात होगी कि जिसमें जो हमारे हिंदू मुस्लिम एकता का एक पराकाष्ठा थी, वो मिसाल थी पूरे मुल्क के लिए, तो उसको सबसे अधिक नकारती है ये इस देश की जो सबसे गद्दार पार्टी है, वो GNPC, गांधी नेहरू परिवार जनरल चौकड़ी काकस। क्या क्या तर्क देती है वो। हमारा बस यही कहना है
हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 विफल हुआ, ये मालूम है हमको। विफल क्यों हुआ, विफलता के कारण क्या थे, ये भी मालूम है। लेकिन जिस तरह से वो गिनाते हैं, ये देश के दुश्मन जीएनपीसी वाले, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। वो कहते हैं कि इस 1857 में राष्ट्रीयता का अभाव था। राष्ट्रीयता तब आई है जबकि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। इन देश के दुश्मनों को ये जनता बताए कि उस कांग्रेस में राष्ट्रीयता वो कैसे आएगी जी। उस कांग्रेस में राष्ट्रीयता कैसे आ सकती है जो अंग्रेजी सरकार ने अपने किसी रिटायर्ड अधिकारी एओ ह्यूम के द्वारा उसको एक मुखबिरी करने के लिए, दलाली करने के लिए बनाया था, उसको कांग्रेस नाम की संस्था को। तो वो राष्ट्रीयता की बात करता है। मुखबिरी दलाली के लिए बनाया गया था। और जानते हैं कि इन सबों ने बुद्धिजीवियों या इंटेलेक्चुअल्स की एक फौज बनाई। उसमें उनके चाटुकार इतिहासकार इस तथ्य को कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजी सरकार ने अपने किसी अंग्रेज अधिकारी एओ ह्यूम के द्वारा इसी सरकार की मुखबिरी और दलाली के लिए बनाई थी। अब इस तरह से वो कैसे उसको स्वीकारते, तथ्य तो था ही। तो वो इतिहासकार इस तरह से मैंने उसका वर्णन करते हैं कि कांग्रेस पर एक तोहमत लगता था, एक आरोप, एक एलिगेशन लगता था कि यह कांग्रेस अंग्रेजी सरकार की सेफ्टी वाल्व थी। तो कई एपिसोड में बताया गया है कि सेफ्टी वाल्व क्या होता है, उसकी क्या भूमिका होती है, और वो मुखबिरी और दलाली का ही जो है वो दूसरा रूप है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात कि हिंदू मुस्लिम एकता जो 1857 में आई थी, और इतना ही नहीं, बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने भी मान लिया कि ये क्रांतिकारियों के नेता हैं। ये बातें इसलिए बताई जा रही हैं कि जो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए जो आज भी मुहिम चल रही है। देखिए, देश में सामाजिक बिखराव बना रहे, यह जो सबसे खतरनाक पार्टी है, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस, जिसको कि अभी भी कुछ लोग कांग्रेस के नाम से यानी कहते चले जा रहे हैं, ये यानी कांग्रेस कही जाने वाली जो कि उसका नाम होना चाहिए। मैं तो चुनाव आयोग से दरख्वास्त करूंगा कि उसका भारतीय राष्ट्रीय तो है ही नहीं, सबसे ज़्यादा एंटी नेशनल, सबसे ज़्यादा अराष्ट्रीय, राष्ट्र विरोधी, और वो नाम रखिए है भारतीय राष्ट्रीय। न तो वो भारतीय है, न तो राष्ट्रीय है, न तो वो कांग्रेस है, तीनों में नहीं है। वो शुद्ध रूप से गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस है। तो मैं भारत निर्वाचन आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से दरख्वास्त करूंगा कि उसकी मान्यता जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में तुरंत जो है वो रद्द करें। और यदि वो फिर से रजिस्ट्रेशन या मान्यता की बात करें तो बस इसी रूप में गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज के रूप में उसका पंजीकरण हो और उसको मान्यता मिले। तो इसने अपना नाम रखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सबसे ज़्यादा एंटी भारत है, सबसे ज़्यादा एंटी नेशनल है, और वो कांग्रेस है भी नहीं। तो वो करेगी कि इस 1857 में उल्टा हमेशा देश को लूटती है, ये दूसरों को कहती है कि तुम डकैत हो तो तुमने चोरी की है। ये उसकी एक क्या कहने की वो टैक्ट है उसका।
तो ये मुख्य विषय पर वो आना जरूरी है। तो अंग्रेजों ने भी मान लिया था कि बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय 1857 की जो क्रांति थी उसके वो नेता थे। और चूंकि अंग्रेजों की टर्मिनोलॉजी में, उनके शब्दावली में ये बगावत थी। हम तो भारत के लोग तो उसको अपना स्वतंत्रता का संघर्ष मानते हैं या संग्राम मानते हैं, लेकिन अंग्रेजों की भाषा में, उनकी शब्दावली में वो 1857 की बगावत, म्यूटिनी, और ये सब जो है मैंने जीएनपीसी के पुराने हिस्टोरियंस वो भी म्यूटिनी शब्द ही लिखे हैं, बगावत लिखे हैं। ये सब इतने घोर भारत विरोधी हैं जिसका हमारे आम भारतीय भाई बहनों को अंदाज नहीं होगा। कम से कम इतिहास तो ठीक से लिखवाते हैं कि भाई वो हमारा स्वतंत्रता का संघर्ष था, उसको भी अंग्रेजों की भाषा वो बगावत वो लिखते हैं। तो अंग्रेजों ने भी मान लिया था कि भाई ये जो उनकी भाषा के अनुसार कि ये बगावत है, और बगावत के ये नेता हैं बहादुर शाह जफर, और उनको बागी मान करके वो रंगून की जेल में उनको बंद कर दिया, यहाँ से पकड़ कर वहाँ बंद कर दिया, और वहीं पर उनका देहांत भी हो गया। ये चीज़ हमने कई बार बताई है और आगे भी हम बताते रहेंगे, जहाँ भी मौका मिलेगा वो हर जगह बताएंगे। और मरते वक्त उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि हमको इस दुनिया से रुखसत करते समय ये बहुत बड़ा मलाल है कि हमको खुद की ज़मीन नसीब नहीं हुई। खुद की ज़मीन का उनका बिल्कुल तात्पर्य था भारत की मिट्टी। ये उनके लिए सबक है जो कि अंग्रेजों की जो कि अंग्रेजी सरकार के पापों को ढकने के लिए मुगल को आक्रांता और ये सब वो अभी भी वो कहते चले आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी साजिश है। एक ऐसा तबका खड़ा हुआ है जो कि मुगल आक्रांता थे, ये थे, वो थे, क्या क्या बकते रहते हैं। सिर्फ अंग्रेजों की पापों को ढकने के लिए, नेहरू खानदान की गद्दारी के पापों को ढकने के लिए इस तरह का एक हुआ जो इन सब ने खड़ा किया हुआ है कि मुगल काल जो है आक्रांता है, ये हुआ है। सवाल इस बात का तो उस बहादुर शाह जफर ने कहा था कि भाई हमको खुद की ज़मीन, तो उनका ज़मीन से तात्पर्य था भारत की मिट्टी, न कि मंगोलिया। ये उन तत्वों को बताना जरूरी है। ये हो सके तो हमारे भारतीय भाई बहन उनको जरूर बताएं। और इसीलिए भारतीय जनता दल बार बार इस बात का वो जिक्र करता है। तो अंग्रेज़ों को भी मालूम पड़ गया था कि भाई हमारे हुकूमत का जो सबसे बड़ा यदि कोई दुश्मन है, सबसे बड़ा खतरा है, वो हिंदू मुस्लिम एकता। ये उनको मालूम पड़ गया था। तो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ के रखना है। और वो दिमाग में बहुत शातिर हैं, आज भी हैं, वो तब भी थे। हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए उन्होंने अपने शासनकाल में कई संस्थाएं बनाई। वो संस्थाएं आज भी कायम हैं और उनकी भाषा जरा देखिए। पहली संस्था बनी हिंदू मुस्लिम तोड़ने वाली, ये आपकी कांग्रेस 1885 वाली जो है, हिंदू मुस्लिम तोड़ने के लिए ही जो है वो पहली संस्था बनाई। दूसरी संस्था मुस्लिम लीग 1906 में, तीसरी 1922 में या 21-22 में हिंदू महासभा, और 1925 में यह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS। ये चारों संस्थाएं जो है वो अंग्रेजों की छत्र छाया या उनके पेट्रोनेज में
उनके उनके प्रोटेक्शन में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए ये बनाई गई थी। और आज भी ये भारतीय समाज को तोड़ने में, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने में आज भी उसी प्रकार वो सक्रिय हैं। और तमाम भ्रांति, झूठ, अफवाह का पूरा आलम, पूरा बाजार वो लगा हुआ है। भारतीय जनता दल के ये सभी झूठ और अफवाह के मैंने आलम से मैंने ये टक्कर लेने की नौबत है। तो जीएनपीसी में एक फितरत है कि जिन पापों की खुद वो दोषी होती है, वो वही आरोप वो दूसरों पर पहले से ही वो लगाना शुरू कर देती है। ये उसकी फितरत है। लेकिन ऐसा करने के लिए भी उसको मौका मिलता है। जैसे उसके लूट का काला धन पर ये मोदी जी चुनाव जीते, बहुत प्रचार किया 2014 में। क्या क्या नहीं बोला कि इतना लूटा है, इतना लूटा है, इतना लूटा है, कि वो भोपाल में बोले थे कि एक के आगे शून्य लिखते जाइए तो वो शून्य लिखते लिखते वो दिल्ली पहुंच जाएगा, भोपाल से दिल्ली। ये बात तो सही है, लेकिन मोदी जी ने इसके बाद किया क्या, यही तो गद्दारी है मोदी जी की भारत के खिलाफ, कि उसके काला धन पर ये पूरा निगल गए, बोलने को तैयार नहीं है वो। ये सबसे बड़ी गद्दारी मोदी जी की मैं कह रहा हूँ, यानी मोदी जी प्रधानमंत्री की, चूंकि प्रधानमंत्री हैं तो एक संवैधानिक हस्ती हैं तो उनका तो आदर करना है, लेकिन ये गद्दारी है उनकी अपनी आवाम और देश के खिलाफ, कि उन्होंने वादा किया 2014 में कि इस कांग्रेस ने इतना धन लूट करके विदेशी बैंकों में काला धन जमा किया है, और आज जो है पूरा केस जो है निकल गए। और यही नहीं, 2004 से लेकर 2014 तक जितने घोटाले, 35 से लेकर 40 लाख करोड़ की लूट, उसका भी पता नहीं, उसको भी पूरा केस खा गए ये मोदी महोदय। और सबसे मैंने जो दुख की बात है, ऐसा उसको मौका दिए हुए हैं कि हर वो पाप का जिसका वो खुद दोषी है, वो किसी और पर, आप पर हमेशा आरोप लगाती रहे, ताकि वो अपने पाप को धुलती रहे। ये मौका बराबर जो है ये मोदी सरकार और मोदी जी दे रहे हैं। और यही चीज़ जो है किसी भी जिसको इस मुल्क की चिंता है उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, कि असली डकैत तो वो ये राहुल है, और वो इनको कहता है कि चौकीदार चोर। कैसे ये बर्दाश्त करते हैं और देश को बर्दाश्त करवाते हैं। तो इन सबों ने मतलब कि उस डकैत के आगे ये बीजेपी वाले, मोदी जी इतने मॉरली डाउन हो गए कि ये नहीं कह पाए कि भाई डकैत तो तुम हो, तुम चोर नहीं बल्कि तुम डकैत हो। तो इतने मॉरली डाउन थे, मॉरली डाउन रहते भी हैं। यही तो बड़ी विचित्र बात है कि अपराधी है जीएनपीसी, उसके आगे मॉरली डाउन रहते हैं हमेशा ये बीजेपी वाले, हमेशा नैतिक रूप से हमेशा वो गिरे रहते हैं, और उसको हमेशा नैतिक रूप से उठाने की कोशिश करते रहते हैं। कि ये नहीं कह पाए कि भाई तुम चोर ही नहीं, तुम तो डकैत हो। अब किया क्या कि हम भी चौकीदार, उसका एक तांता लगवा दिया। ये है नैतिकता के रूप में उस डकैत के आगे। जो अब सबसे बड़ी बात है कि जो इतने बड़े जो देशद्रोही भी है, देश का दुश्मन भी है, देश का गद्दार भी है, देश का डकैत भी है, उसके आगे बीजेपी अपने को नैतिक रूप से हमेशा जो है डाउन पाती है हमेशा। यहाँ तक कि जब चौकीदार चोर की बात आती है तो दहाड़ के नहीं बोली कि भाई कि मैं चोर नहीं, तो डकैत तुम हो, ये कह नहीं पाते। तो उसका बीजेपी का नैतिक रूप से इस तरह से हीनता जो है
मैंने इस देश की सबसे बड़ी ऐतिहासिक अभिशाप के आगे यह देश के खिलाफ मोदी जी की, बीजेपी वालों की सबसे बड़ी गद्दारी है। पता नहीं गद्दारी ये सब समझते कि नहीं, मैं तो बार बार समझाता हूँ, लेकिन गद्दारी शब्द ये समझते, बीजेपी वाले समझते हैं कि नहीं समझते हैं, ये भी एक मन सवाल हो सकता है। तो इनकी एक फितरत या उनका टैक्ट रहता है कि जिन सारे पापों के ये खुद दोषी होते हैं वो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। तो आइए मुख्य विषय पर, ये अफगानिस्तान में तालिबान वालों का कब्जा हो गया है और इसको जो है वो जो हिंदू कट्टरवादी जो है पता नहीं क्या क्या उसमें सब लिख रहे हैं। हिंदू कट्टरवादी, इवन हिंदू सनातन आस्था वाले जो भारतीय भाई बहनों का समाज है और उसके जो कट्टरवादी हैं वो तो बहुत ही खतरनाक हैं, बहुत खतरनाक। बस उसका बहाना लेकर के पूरे समाज को, हमारे इस्लाम आस्था समाज को निशाना बनाना शुरू कर दिए हैं। एक तो ये खतरा, और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो आतंकवादियों के हमदर्द वाले तत्व मिला करते थे, आज वो छाती तान करके तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। और एक चीज और भी समझने की आवश्यकता है, वो तत्व कोई मामूली नहीं है। वो निश्चित है कि भारत की जो देश विरोधी, भारत विरोधी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके सदस्य हैं। इसको समझने की जरूरत है। यही जो है कट्टरवादियों को और हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को समझने की आवश्यकता है कि ये तत्व जो है, जो आज खुल करके जो है वो तालिबान के समर्थन में आए हैं और परोक्ष या अपरोक्ष रूप से तर्क दे रहे हैं उसकी तारीफ में तालिबान की, वो उन राजनीतिक पार्टियों के सदस्य हैं जो कि इस देश की देश विरोधी ताकत है, देशद्रोही ताकत है, देश की दुश्मन वो राजनीतिक पार्टी है समाज। तो उसमें ये शादाब चौहान जो पीस पार्टी का है, उसको शर्म नहीं आती है कि वो इसी देश का खाता है और तारीफ कर रहा है तालिबान की। तालिबान विश्व का जितने भी अब तक इस्लाम का नाम लेकर के, यह भी एक बहुत दुखड़ा है कि जितने भी बड़े अपराधी होते हैं कोई न कोई अपने पंथ का एक कवर, एक ढाल बनाते हैं। इस्लामिक है, जिहाद है, वो है बिल्कुल सबसे खतरनाक वो आतंकवादी। तो उसकी तारीफ कर रहा इसी भारत में रह करके। और एक बात का बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ये जितने भी तत्व खास करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से इसके पहले आतंकवादियों के हमदर्द के रूप में दिखा करते थे, उनके सारे पापों को कुतर्कों के द्वारा जो है वो समर्थन करते थे, आज वो खुल करके तारीफ कर रहे हैं इस तालिबान की। लेकिन इस चीज को जब तक समस्या को हमारे सभी भारतीय भाई बहन ठीक देखिए, ये आग लगाई गई है जानबूझ करके, तो इसको समझिए जरा ढंग से। जो जितने भी समर्थन करने वाले हैं वो तत्व हैं जो कि उन राजनीतिक पार्टियों के सदस्य हैं जो कि भारत विरोधी पार्टियां हैं। जैसे ये समाजवादी पार्टी हमेशा आतंकवादियों को बचाने में लगी रहती है। अभी आतंकवादी पकड़े गए थे लखनऊ में, उसके समर्थन में बोल रही थी। जब ये सत्ता में आए थे 2012 में, आतंकवादियों को छोड़ने के लिए प्रस्ताव कर रही थी। लखनऊ बेंच जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की है, उसने बहुत लताड़ लगाई इसे अखिलेश की सरकार को कि तुम कौन होते हो इनको छोड़ने वाले।
लेकिन भारतीय भाई बहनों, समस्या यहीं तक नहीं है। इनको वोट कौन दे रहा है? जातिवाद पर। इसीलिए मैं इस चीज़ को ये पूरा करना चाहूँगा कि आज भी हमारे यादव कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन, जो हमारे भारतीय समाज का एक हिस्सा है, तबका है, या उसके साथ साथ कुछ हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन भी हैं, या कुछ लोग भी हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो देश के महत्व को समझें और इस देशद्रोही समाजवादी पार्टी को सबक सिखाने में आगे हैं। उनका धर्म बनता है, उनका राष्ट्रीय धर्म बनता है। यदि आप सबक सिखाएंगे तो आरजेडी को भी जो है वो सबक मिलेगा, टीएमसी को भी मिलेगा, और भी भारतीय भाई बहनों को प्रेरणा मिलेगी। आपके लिए कोई अखिलेश यादव कोई आदर्श नहीं है। अखिलेश यादव तो उस पार्टी के हैं जो आतंकवादियों के साथ में है, जो कि तालिबानियों के साथ में है, और तालिबानियों का तारीफ कर रहा है। मैंने इसी समाजवादी पार्टी का वो टीएस हसन, शफीकुर रहमान, सब तारीफ कर रहे हैं बेशर्मी से। तो इसको यूं समझने चाहिए कि हमारी आवाम एक भारतीय एकता के आधार पर एक होकर के इस तरह की सारी जो राजनीतिक शक्तियां हैं, इनको समाप्त, नष्ट में नाबूद बिल्कुल करें। तो तालिबान के ये समर्थक खुद ही हैं। तालिबान इसके पहले वही पाकिस्तान के समर्थक, पाकिस्तान के हमदर्द, चीन के हमदर्द, लेकिन ये उल्टा एक माहौल बनाते हैं। और क्योंकि माहौल तो तभी बनेगा ना जबकि वो सरकार इसकी शह देगी। अभी बताया गया है कि सारे पापों की दोषी है जीएनपीसी, लेकिन उस जीएनपीसी के आगे बीजेपी हमेशा नैतिक रूप से हमेशा हीन दिखाई देती है। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। पता नहीं वो दुर्भाग्य वो समझ पाती है कि नहीं पाती है। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ये बीजेपी इस जीएनपीसी के आगे जो कि सबसे बड़ी इस देश की अभिशाप है, सबसे बड़ी देश की दुश्मन भी है, सबसे बड़ी देश की गद्दार भी है, बहुत शातिर किस्म का अपराधी भी है, बहुत खतरनाक जो है वो औपनिवेशिक ताकत भी है। कितनी इसने हत्याएं वो करवाई, 25 से 30 लाख लोगों को मरवा करके जो वो नेहरू ने सत्ता पाई। 3 करोड़ से ऊपर लोगों के घर भी उजाड़े इसी नेहरू और गांधी ने। तो इनके देश के खिलाफ गद्दारियों की लंबी वो फहरिस्तें हैं। उसके आगे ये बीजेपी नैतिक रूप से अपने को हीन दिखाई देती है। ये है दुखड़ा इस देश का। तो ये सब जो है इसी मोदी सरकार को तालिबान सरकार जो है वो कहना शुरू कर दिए हैं। अब इतना नैतिक रूप से हीन मोदी सरकार को हम क्या कहें। इन देश विरोधी ताकतों का, जैसा कि पहले बताया गया था, ये तांडव जब से मोदी जी शासन में आए तब से चल रहा है। अब मोदी जी ये सारी देश विरोधी ताकतों को पूरा शह दे रहे हैं देश के खिलाफ गद्दारी भी करने का, देश के साथ दुश्मनी भी करने का, और जो है अपने देश के सारे हितों की मुखालफत करने का पूरा मौका दे रहे हैं। ये सारा कुछ दिया हुआ है मोदी जी का है। अरे ये सारी ताकतों को जो कि ये देश के लिए खतरनाक हैं, बीजेपी वाले उनको कहते हैं कि मोदी विरोधी हैं। देखिए ये चाल बीजेपी वालों की, ये देश के लिए कितना खतरनाक हैं।
इनको ये बीजेपी वाले और उनका जो ब्रिगेड है, जो उनकी सेना है, वो कहती है कि ये मोदी विरोधी हैं। अब जरा इस चीज़ को समझिए ना, किसी व्यक्ति का विरोधी होना और देश का विरोधी होना में कितना फर्क होता है। व्यक्ति का विरोध कोई अपराध थोड़ी है, लेकिन देश का विरोध सबसे बड़ा अपराध। कितनी साजिश कर रही है बीजेपी जो है इनको बचाने की भी, और जो है देश की जो सबसे अभिशाप पार्टी है उसके आगे नैतिक रूप से अपने को हीन बनाने की। जिस तरह से ये टीवी चैनलों में परिचर्चा चल रही है उसका नज़ारा तो आप देखिए। हमेशा नैतिक रूप से हमेशा गिरी रहती है बीजेपी इन एनपीसी के भी आगे और वाम दलों के भी आगे। तो ये सब जो है इनको तालिबान वो कहना शुरू कर दिए हैं। भारतीय आम ताकत दल बस यही कह रहा है कि मोदी महोदय थोड़ी सी भी गैरत हो देश के प्रति। अब आपने तो इसका राष्ट्रवाद का मुखौटा पाल करके सारे देश के दुश्मनों को आपने मौका दे दिया है देश के खिलाफ दुश्मनी करने का, लेकिन थोड़ी सी ये और जिस जनता ने आपको वोट दिया है उस वोट का थोड़ा सा भी वो माने कृतज्ञता ये निभा दीजिए कि ये इस समय जिनको भी तालिबान प्यारा हो गया है, तालिबान का शासन प्यारा हो गया है, उन एक को नहीं छोड़ना है, सबको निकाल इस देश के बाहर निकाल करके वहीं अफगानिस्तान भेज दीजिए। मसलन ये शफीकुर रहमान, टीएस हसन और साथ मैंने सुना मैं कि ये जो है ये अंसार रजा, शोएब जमई, असदुद्दीन ओवैसी, ये सबको इस देश से बाहर निकाल करके वहीं भेज दीजिए अफगानिस्तान में। इसी प्रकार सबको, और इसी प्रकार मुझे पत्रकारों का भी गिरोह होगा, मीडिया का भी गिरोह होगा, और सबसे बड़ी बात ये जीएनपीसी को भी बिल्कुल देश के बाहर करिए और भेज दीजिए वही जो है अफगानिस्तान तालिबान के पास। ये खुद तालिबानी हैं और तालिबान से अधिक वो खतरनाक भी हैं। और तो जितने भी ये मैंने तालिबान हमदर्द जो कुछ नेता हैं, कुछ वो राजनीतिक पार्टियां हैं, पत्रकार गिरोह है, मीडिया गिरोह है, इस सबको इस देश से निकाल करके वहाँ भेजिए। और जान लीजिए कि यदि आपने नहीं भेजा और इसी पर अभियान चलाएगा ये भारतीय आम ताकत दल और आपके राष्ट्रवाद के मुखौटे को वो तार करेगा, चीर के रख देगा। यदि आपने यानी इनको निकाल करके अफगानिस्तान नहीं भेजा तो निश्चित है कि जनता इसका जवाब देगी। और यदि भारतीय आम ताकत दल की सरकार आ गई और आपने नहीं भेजा तो आपको भी अफगानिस्तान ये भारतीय आम ताकत दल भेज देगी। ये समझ लीजिए आप। बेहतर है कि कम से कम मान लीजिए चुनाव में आप हार भी जाएं तो कम से कम भारत में रहने के काबिल रहें आप। तो ये आपका दायित्व बनता है कि जितने भी ये तालिबान समर्थक हैं, अब जैसे ये शशि तरूर को जरा देखिए, जब उसने गद्दार कन्हैया कुमार ने जेएनयू के प्रांगण से सरेआम नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। ये गद्दार राहुल उसके समर्थन में आया और ये सब के सब गद्दार सीताराम येचुरी, प्रकाश करत, डी राजा, केजरीवाल जो गद्दार है सब उसके समर्थन में आए। और शशि तरूर ने उस गद्दार कन्हैया कुमार की तुलना भगत सिंह से कर दी। तो इसे शशि तरूर को नहीं छोड़ना है,
इस शशि तरूर को तालिबान में भगत सिंह दिखते हैं, इस शशि तरूर को ये कन्याकुमारी में भगत सिंह दिखते हैं। तो जिस शशि तरूर को मैंने कन्याकुमारी में भगत सिंह दिखता है, जिस गद्दार शशि तरूर को तालिबानियों में ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस दिखते हैं, इसको भी नहीं छोड़ना है, इसको भी और यहीं से वो शुरुआत करेंगे। मोदी जी यदि आप कुछ करेंगे नहीं, certainly the atmosphere of this nation will reach to a point of no return। यह देश के लिए बहुत ही घातक हो जाएगा और आप देश के पन्नों में और देश के इतिहास के पन्नों में अब उसी तरह से दर्ज हो जाएंगे जिस तरह से वो जो मिर्जाफर ने वो यानी अंग्रेजी मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी गई 1757 के प्लासी के युद्ध में। ऐसा मत करिए। इस देश की जनता ने बड़े भरोसे से आपको वोट दिया है। देश की सोचिए, सिर्फ सबका साथ, सबका विश्वास और पता नहीं सबका प्रयास और सबका विकास, ये जुमलेबाजी छोड़ दीजिए। देश के इसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता है देश के दुश्मनों का निपटारा, जो कि अब तक आपने उनका हौसला बढ़ाया है। उनके इन देश के दुश्मनों का हौसला बिल्कुल 7वें आसमान पर है। आप कैसे रक्षा करेंगे इस देश की और जो है देशवासियों की? बहुत बड़ी समस्या है आपसे। पूरे 1947 के बाद देश के दुश्मनों का हौसला का इस कदर बढ़ना आपके अलावा कभी भी नहीं देखा गया। ये देश के खिलाफ निरंतर गद्दारी भी करते हैं और आपको कुछ असर नहीं होता। आप तो कहते हैं कि भाई तुम मजे लो, ये आप कहते हैं कि तुम मजे लो तो तुम देश के खिलाफ गद्दारी करते रहो। ये चीज ना काबिल बर्दाश्त। अरे ये हमारी मिट्टी जो है वो शहीद आजम भगत सिंह, आज भगत सिंह की तुलना जो है ये शशि तरूर जो है वो कन्याकुमारी से करता है और आपने कुछ नहीं किया। ये शशि यहाँ के कुछ जो है वो देश के दुश्मन जो है तालिबानियों में उनको सुभाष चंद्र बोस नजर आते हैं, भगत सिंह आते हैं नजर। शर्म आनी चाहिए मोदी जी आपको और जो है वो बीजेपी वालों को। खैर, इस तरह की दुष्टता, इस तरह की यानी उद्दंडता तब तक नहीं बंद होगी जब तक देश के जो दुश्मन हैं, ये शफीकुर रहमान, TS हसन, समाजवादी पार्टी, शशि तरूर, GNPC, इनको अब तो ये था कि इनको ये निकाला जाए तो कहाँ भेजें। अब तो एक जगह मिल भी गई, अफगानिस्तान, वहाँ भेजिए। और सब कामों में बल्कि ढील आप दे सकते हैं। इस काम को युद्ध स्तर पर, और चूंकि ये काम वो एक ही दिन में होगा नहीं, जो बाकी आपके 3 साल बचे हैं, ये इसी में लगाइए। कम से कम ये देश, ये हमारा ये प्यारा मुल्क भारतवर्ष जो है देश के दुश्मनों से खाली हो जाए। देश के दुश्मन कई रूपों में हैं, राजनीतिक पार्टियों के वेश में है, पत्रकारों के वेश में है, मीडिया के वेश में है, बौद्धिक वर्ग के वेश में है। हम नाम गिनाएं, उससे बेहतर है कि आपकी जो मशीनरी है उसको जानती होगी। सबको एक एक करके जो है वो उसी तालिबान के देश में दीजिए जिसकी ये तारीफ कर रहे हैं। पता चल जाएगा। और
तो वो और यदि और इस चीज़ को भारतीय जनता दल जो है 2022 के चुनाव में भी ये जनता के सामने लाएगा, पूरा मंथन करेगा, पूछेगा कि ये बीजेपी वाले क्या ये प्रदेश को बचा पाएंगे, क्या देश को बचा पाएंगे। और 24 आते आते जो है यदि आपने नहीं इनको भगाया तो आपको भी उन्हीं की श्रेणी में भारतीय जनता दल आपको लाख खड़ा कर देगा। तो बेहतर है कि इस जनता ने बहुत सोच समझ करके आपको वोट दिया है, तो इनको बिल्कुल इस देश से बाहर निकाल करके उसी तालिबान के देश में भेज दें। और ये मांग बराबर भारतीय जनता दल करता रहेगा। और चुनाव आयोग से भी दरख्वास्त है, देश उनके लिए भी है। देश यदि महफूज है तो तभी चुनाव आयोग है, तभी सुप्रीम कोर्ट है, तभी हमारे CGI वो रमन्ना जी हैं। ये समझते हैं कि यानी वो अपनी कुछ भी करते रहें और देश बर्बाद होता रहे, ऐसा नहीं चलता है भाई। वो रमन्ना जी, हम मानते हैं कि आपकी क्या मजबूरी है। तो ये जो जुडिशरी ये समझ के बैठी है कि हम कुछ भी फैसला देते रहें और देश में ये देश के गद्दार उसका फ़ायदा उठाते रहें और ऐसे ही चलता रहे। अरे जब देश ही नहीं रहेगा तो न्यायपालिका बचेगी, रमणा जी बचेंगे। इतनी सी बात सोचिए। पेगासस झूठ मूठ का, पेगासस से क्या मिल जाएगा? रमन्ना जी बताएं क्या मिल जाएगा? राहुल कितना बड़ा गद्दार है आपको नहीं मालूम है? चलिए, हर चारी ओर तो स्थिति यही है ना। तो ये कहा जा रहा है कि मोदी जी भारतीय जनता दल लगातार इसकी मांग आपसे करता रहेगा और ये आपकी राष्ट्रीय नैतिक और वैसे भी देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन देश के दुश्मनों को बाहर करना ही होगा। नहीं करेंगे तो इस देश की बुनियाद को खोदने में ये सब लगे। समाज में तो हमेशा जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, प्रांतवाद के सहारे तो ये बांटते ही रहते हैं। अब इनकी हिम्मत जो है वो और बढ़ गई है देश के खिलाफ। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश की जनता अब इनके मोह माया जाल से, इनके हथकंडे से बाहर आ जाए। इतना हम समझाते हैं, सारे तथ्य रखते हैं और फिर भी इनको वोट मिलता है। अरे भाई, इसका असर तो तब होता है कि देश की जनता इन सब बातों को लेकर के, यदि राहुल की सभा में एक आदमी न पहुंचे और उसको देश का गद्दार है, देश के गद्दार कहते हुए पूरा जुलूस निकले और पूरे देश के लोग उसको गद्दार कहें, तब न बात हुई। तो इन देश के दुश्मनों को आपको बाहर करना होगा। ये सबसे जरूरी काम और सबसे बड़ा राष्ट्रीय कर्तव्य होगा, काम होगा। इसको आप जरूर करें मोदी जी। देखिए, ये जो तालिबान है ये पैदा किया गया अमेरिका के द्वारा, लेकिन इसको पुष्ट किया गया पाकिस्तान के द्वारा। कोई जरा सोचे ये पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान उस गद्दार, इस देश का सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार नेहरू की ये उपज है, स्वार्थ की उपज है ये पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के ही द्वारा जो है वो तालिबान। तो आज नेहरू न होता तो पाकिस्तान भी नहीं होता, पाकिस्तान नहीं होता तो तालिबान भी नहीं होता। चीन को ले लीजिए,
चीन को पूरा सशक्त बनाने वाला ये गद्दार नेहरू ही था। नेहरू ये चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने के लायक नहीं था। उसने 10 करोड़, और आगे आने वाले एपिसोड में ये बताया जाएगा कि तालिबान तो कुछ नहीं है, सबसे बड़ा आतंकवादी इस विश्व के, इस संसार के ये वामपंथी हैं। ये वामपंथी सबसे बड़े आतंकवादी हैं और सबसे बड़े नरसंहारी भी हैं, और सबसे बड़े निर्मम नरसंहारी भी हैं ये वामपंथी। अभी नमूनों के तौर पर हम वो बता देते हैं। रूस में 2 करोड़, चीन में 10 करोड़, और ये तिब्बत में 80 लाख, कंबोडिया में 20 लाख, भारत में जो इन कम्युनिस्टों का शासन रहा पश्चिम बंगाल में 50,000 38 साल के शासन में, और अभी भी केरल में राजनीतिक हत्याएं चल रही हैं। तो ये सबसे बड़े आतंकवादी हैं ये वामपंथी। लेकिन देखिए, बौद्धिक वर्ग में से कोई नहीं, मीडिया में से कोई नहीं, कोई राजनेता नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कि ये जो सबसे बड़ा आतंकवादी, सबसे खतरनाक, सबसे खूंखार आतंकवादी वामपंथी है, इस पर कोई चर्चा नहीं करता। तो कल के एपिसोड में, कल के 2-3 एपिसोड में इसको विस्तार से बताने की कोशिश होगी। तो अब यदि गद्दार नेहरू ना होता तो ये जो माने आतंकवादी वामपंथियों की जो सरकार है चीन की, वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भी नहीं बन पाती। और चूंकि उसी वक्त जो है वो नरसंहार के द्वारा वो तिब्बत पर सब कब्जा कर रहे थे। और ये भी आप लोगों को बताया गया था और बताया भी जाएगा कि जिसमें नरसंहार माने सरेआम कत्ल करके ये वामपंथी आतंकवादी तिब्बत पर कब्जा कर रहे थे, वो तिब्बत डर करके और अपनी रक्षा के लिए, भारत में विलय के लिए वो उसने शिष्टमंडल भेजा इस गद्दार नेहरू से मिलने के लिए। और दुर्भाग्य देखिए कि ये गद्दार नेहरू भारत का प्रधानमंत्री था, उसमें उस शिष्टमंडल से मिला नहीं। ये गद्दार नेहरू वो जो शिष्टमंडल तिब्बत ने भेजा था कि हम भारत में विलय चाहते हैं और हम बहुत डरे हुए हैं अपने स्वयं अपनी रक्षा के लिए, जो आतंकवादी नरसंहारी वामपंथी हैं, जिन्होंने अपनी सरकार बना ली है चीन में, वो चीन और तिब्बत पर भी वैसा ही नरसंहार करके कब्जा करना चाहते हैं। तो आप हमारी रक्षा करिए, और तिब्बत जो है वो उसमें विलय चाहता है। ये गद्दार नेहरू उस तिब्बत के शिष्टमंडल से मिला नहीं, और फिर इसने एक चिट्ठी बनवाई। इसका एक चमचा था, वो भी गद्दार था, के.एम. पनिकर। तो के.एम. पनिकर के द्वारा एक चिट्ठी जो है कि वो चिट्ठी में क्या था कि भारत तिब्बत पर चीन की संप्रभुता को स्वीकार करता है। ये चिट्ठी लेकर के यो के.एम. पनिकर जो चमचा था इस गद्दार नेहरू का, वो वहाँ गया। माओ त्से तुंग था उसमें उसका शासक, उसका हाथ में देता है। तब जाकर के ये गद्दार नेहरू तिब्बत के शिष्टमंडल से कहता है कि अब आप वहीं जाइए, चीन में माओ त्से तुंग के पास जाइए और वही इसका समाधान देंगे। ये और तो ये गद्दार नेहरू इसको सशक्त बनाया, चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना करके, तिब्बत को उसके हाथों में सौंप करके, और भारत को मिला हुआ था
सुरक्षा बने संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद की परमानेंट सीट वीटो पावर वाली, वह भी इस गद्दार नेहरू ने चीन को थमा दिया। अभी भी मानसिकता देखिए कि नेहरू की कसीदे लोग पढ़ रहे हैं, मोदी पढ़ रहे हैं। मोदी कितने बड़े गद्दार हैं इस देश के कि उस गद्दार नेहरू की तारीफ कर रहे हैं जो कि उसकी गद्दारियों के देश के खिलाफ जो मैं बता रहा हूं या इससे भी अधिक है। ये नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले बर्दाश्त। तो ये एपिसोड वो लंबा न होने पाए, तो और भी चीज़ें बतानी हैं और देश के दुश्मनों को वो इस देश से बाहर करना है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।